स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। जैसा कि चैप्टर का नाम है डाइवर्सिटी, तो डाइवर्सिटी मीन्स वेराइटीज़। वेराइटीज़ मीन्स डिफरेंट काइंड्स और डिफरेंट टाइप्स ऑफ समथिंग, यानी कि किसी भी चीज़ का कितना रूप है, कोई चीज़ कितने प्रकार का हो सकता है, उसको हम डाइवर्सिटी कहते हैं। ठीक है, हम बायोलॉजी पढ़ रहे हैं तो हम इसमें बायोडाइवर्सिटी टर्म पढ़ेंगे। बायोडाइवर्सिटी को अगर हम तोड़ें तो इसको बायो प्लस डाइवर्सिटी दो टर्म आता है इसके अंदर, जिसके बायो का मतलब होता है लाइफ और डाइवर्सिटी का मतलब होता है वेराइटीज़। सो द टर्म बायोडाइवर्सिटी मीन्स varieties of living organisms found in a particular region. So टर्म से ही हमें इसकी मीनिंग का पता चल गया। पूरे बायोलॉजी में अगर हम किसी टर्म को समझ जाएं, टर्म से ही हमें उसकी आधी मीनिंग समझ में आ जाती है। सो बायोडाइवर्सिटी मीन्स एक रीजन में कितने तरह के लाइफ फॉर्म्स, कितने तरह के लिविंग ऑर्गेनिजम्स, प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जो भी काइंड के हो, वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट हैं, उसको हम बायोडाइवर्सिटी कहते हैं उस रीजन की। ओके, तो अगर हम अब पूरे प्लैनेट को कंसिडर करें, दैट मीन्स द प्लैनेट अर्थ, तो इस अर्थ पर सबसे ज़्यादा डाइवर्सिटी है लिविंग ऑर्गेनिजम्स की। आप सोच सकते हैं कितना ज़्यादा लिविंग ऑर्गेनिजम्स यहाँ मिलता है, बट क्या सारे सेम हैं? क्या सारे एक जैसे दिखते हैं? बिल्कुल नहीं। सो इतने सारे वेराइटीज़ के लिविंग ऑर्गेनिजम्स यहाँ पाए जाते हैं। साइंटिस्ट्स हैव एस्टिमेटेड दैट देयर आर अराउंड 8.7 मिलियन स्पीसीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स इन एग्जिस्टेंस। अगर हम बात करें पूरे प्लैनेट की, तो टोटल 8.7 मिलियन स्पीशीज़ प्लांट्स और एनिमल्स मिला के यहाँ एग्जिस्ट करते हैं। आप देख सकते हैं ये डाटा कितना बड़ा है। तो क्या ये पॉसिबल है कि हम इतने सारे डाटा को एक एक करके पढ़ सकें? नहीं, इनमें से भी सिर्फ 1.7 और 1.8, लगभग 1.7 टू 1.8 मिलियन स्पीसीज़ जो हैं उनकी पहचान की गई है और उनका नेमिंग करके उन्हें रिकॉर्ड में रखा गया है। However, only 1.7 to 1.8 million species are known and recorded so far. Most of them are insects. इस 1.7 और we can say 1.8 million species में भी अगर कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म सबसे ज़्यादा मात्रा में है तो वो है इंसेक्ट्स। इंसेक्ट्स की संख्या बहुत ही ज़्यादा है। Here are some examples of this huge biodiversity. There are millions of animals living on land, living in water, and living in trees or any other places. Okay? जैसे कि अगर हम लैंड एनिमल्स की बात करें तो वाइल्ड लैंड एनिमल्स में भी वाइल्ड एनिमल्स हैं, डोमेस्टिक एनिमल्स हैं, आर्बोरियल एनिमल्स हैं। इनमें भी कुछ स्मॉल एनिमल्स हैं, कुछ लार्ज एनिमल्स हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं एक लाइन की पिक्चर है, ढेर सारे पिक्चर्स हैं यहाँ पे डिफरेंट काइंड्स ऑफ एनिमल्स की। ये वाइल्ड एनिमल्स हो गए। इसके अलावा डोमेस्टिक एनिमल्स, aquatic animals, aerial animals, different kinds of animals are present. अगर हम बर्ड्स का एग्जाम्पल लें तो बर्ड्स में भी डिफरेंट वेराइटीज़ हैं। कुछ फ्लाइटलेस बर्ड्स भी होते हैं, फ्लाइंग बर्ड्स तो हैं ही, एक्वेटिक बर्ड्स। सो डिफरेंट टाइप्स ऑफ बर्ड्स आर देयर। इनमें भी बर्ड्स की साइजेस वेरी करती हैं, स्मॉल टू लार्ज। ओके, अब अगर हम फिशेस की बात करें तो देयर आर different varieties of fishes. Some small fishes, some are big fishes like shark. There are different colors of fishes. Some are freshwater fishes, some are marine water fishes. There are different varieties of fishes.
But not only animals, there are different varieties of plants also. प्लांट में भी अगर हम बात करें तो छोटे से छोटे प्लांट्स से हम बड़े बड़े ट्रीज़ तक डिफरेंट वैरायटीज़ देखते हैं। उनमें भी कुछ फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं, कुछ नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं, कुछ प्लांट्स अलग अलग हैबिटेट में मिलते हैं। फ्लावरिंग भी होते हैं, नॉन फ्लावरिंग भी होते हैं। हैबिटेट देखें तो इनका भी अलग अलग हैबिटेट होता है, जैसे कि इनमें भी कुछ टेरेस्ट्रियल होते हैं, कुछ एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं। ओके। अब अगर हम इंसेक्ट्स की बात करें तो हमने पहले भी पढ़ा कि जितने भी रिकॉर्ड में हैं हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स, उनमें सबसे ज़्यादा इंसेक्ट्स ही होते हैं। तो इंसेक्ट्स की वैरायटीज़ तो बहुत सारे हैं। वर्म्स भी इंसेक्ट्स में ही आते हैं, डिफरेंट वैरायटीज़ ऑफ वर्म्स भी हमने देखा है। और फिर एक और दुनिया आती है जो हम देख ही नहीं सकते हैं लेकिन एग्जिस्ट करते हैं, और ये भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, और वो होते हैं हमारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जो कि नेकेड आई से नहीं दिख सकते। और इस माइक्रो ऑर्गेनिज्म की दुनिया भी बहुत बड़ी है। इसमें भी डिफरेंट वेराइटीज़ के ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं, और इसलिए ये भी हमारे बायोडाइवर्सिटी में कंट्रीब्यूट करते हैं। तो आपने देखा कि कितने तरह तरह के ऑर्गेनिजम्स यहाँ एग्जिस्ट करते हैं। हाउ मेनी टाइप्स एंड हाउ मच numbers of varieties of organisms are there on this earth. But क्या सब सेम थे? बिल्कुल नहीं थे. So these organisms are different from each other in shape, size, color, pattern, internal structure, habitat, nutrition, behavior, physical appearances, etc. यानी कि इन सब का अलग अलग शेप है, अलग अलग साइज़ में है, कुछ छोटे हैं, कुछ मीडियम साइज़ के हैं, कुछ बहुत बड़े बड़े भी हैं। जैसा कि हमने छोटे ऑर्गेनिजम्स में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को देख लिया, कुछ मीडियम साइज़ जो लैंड एनिमल्स हैं, बर्ड्स हैं, और लार्ज एनिमल्स भी हैं जैसे कि शार्क है, व्हेल है, ऑस्ट्रिच है। हमने डिफरेंट कलर्स ऑफ इंसेक्ट्स एंड फिशेस भी देखा। सारे ऑर्गेनिजम्स के कलर्स भी डिफ़र करते हैं, उनका पैटर्न, बॉडी पैटर्न्स जो है वो भी डिफरेंट है। इनफैक्ट इंटरनल स्ट्रक्चर्स भी डिफरेंट हैं। हैबिटेट वो भी हमने देखा, डिफरेंट हैबिटेट में रहने वाले ऑर्गेनिजम्स हैं। मोड ऑफ न्यूट्रिशन, कुछ अपना खाना खुद बनाते हैं और कुछ दूसरों पे डिपेंडेंट होते हैं। उनका बिहेवियर वो भी डिफरेंट है। फिज़िकल अपीयरेंस भी डिफरेंट है, तभी तो हम उन्हें डिफ्रेंशिएट कर पाते हैं। सो diverse life forms share the environment and are affected by each other too. That means कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म दूसरे को अफेक्ट करता है। एक ऑर्गेनिज्म का होना ना होना ये दूसरे को अफेक्ट करता है। कैसे करता है वो हम अभी देखेंगे। सो बायोडाइवर्सिटी हेल्प्स टू मेंटेन द इकोलॉजिकल बैलेंस ऑन अर्थ। हम लोगों ने एक चीज़ पढ़ी है पहले, वो है फूड चेन। फूड चेन क्या होता है कि हर एक ऑर्गेनिज्म एक दूसरे पर फूड के लिए डिपेंडेंट है, एक्सेप्ट प्लांट्स। प्लांट्स आर द प्रोड्यूसर्स, वो अपना खाना खुद बनाते हैं। इस प्लांट को डियर खाते हैं और इस डियर को उल्फ खाता है। इस उल्फ को अगर हम एक और यहाँ बीच में कंज्यूमर लगा दें तो लायन खाता है, और फिर जब ये लायन की डेथ हो जाती है तो इसको डिकम्पोज करने के लिए माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन पर फीड करते हैं। अब अगर हम बीच से इस डियर को गायब कर दें तो क्या होगा? तो क्या ये उल्फ पेड़ पौधों को खाएगा? क्या ये उल्फ प्लांट्स पे फीड करेगा? नहीं करेगा। तो ये क्या करेगा? ये स्टार्विंग करना शुरू कर देगा। स्टार्व करेगा यानी कि भूखे रहेगा। भूखे रहेगा तो इसकी डेथ हो जाएगी। इसकी डेथ हो जाएगी तो जितने भी उल्फ हैं सबकी संख्या कम हो जाएगी। अब एक डियर के नहीं होने की वजह से उल्फ का नंबर्स डिक्लाइन होना शुरू हो जाएगा और फिर धीरे धीरे ये एक्सटिंक्ट भी हो सकता है।
अब आप कहेंगे कि एक डियर के नहीं होने से क्या होता है, उल्फ किसी दूसरे एनिमल को खा लेगा, ठीक है, लेकिन फूड की अवेलेबिलिटी क्या होगी, कम हो जाएगी इनके लिए। इनको फूड, इनके फूड लिस्ट में से एक तो कम हो गया ना, तो कंपटीशन बढ़ जाएगा। इसलिए बायोडाइवर्सिटी इकोलॉजिकल बैलेंस मेंटेन करने में हेल्प करता है। अब आप ही सोचिए, आपके पास अगर सिर्फ एक ही डिश डेली खाने को मिले तो क्या आप खाओगे? नहीं। सो आपके पास फूड की डाइवर्सिटी है, वैराइटीज़ है। उसी तरह ये जो हमारा नेचर है, इसके पास भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, क्योंकि वो किसी ना किसी का आहार है, तो उनमें भी क्या है, ऑप्शंस बना हुआ है। अब इसी तरह के डिफरेंट फूड चेन्स हैं, बहुत सारे फूड चेन्स एग्जिस्ट करते हैं, जिसको हम, और सारे एक दूसरे से क्या है, इंटरलिंक्ड है, जिसको हम फूड वेब कहते हैं। ओके, तो हमने क्या समझा कि बायोडाइवर्सिटी इकोलॉजिकल बैलेंस मेंटेन करने में मदद करता है, ठीक है। अब बायोडाइवर्सिटी कैन बी प्रिजर्व्ड बाय प्रिवेंटिंग स्पीसीज एक्सटिंक्शंस। हम अपनी बायोडाइवर्सिटी को कैसे बचाएंगे? बायोडाइवर्सिटी को बचाने के लिए स्पीसीज़ का एक्सटिंक्शन होने से रोकना है, यानी कि स्पीसीज़ को लुप्त होने से रोकना है, तभी हमारी बायोडाइवर्सिटी कंजर्व्ड रहेगी, है ना। लेकिन हम ह्यूमंस ने क्या किया है? वी ह्यूमंस हैव प्लेड आवर ओन पार्ट इन चेंजिंग द बैलेंस ऑफ सच कम्युनिटीज़, है कि नहीं? ह्यूमन एक्टिविटीज़ आर डिस्टर्बिंग दिस बैलेंस, so we should think about it and preserve our biodiversity, or we can say conserve our biodiversity. तो जैसा कि हमने देखा, हमारी बायोडाइवर्सिटी इतनी बड़ी है, ओके, तो इनको स्टडी करने का तरीका क्या हो सकता है? इट इज़ अ वेरी डिफ़िकल्ट टास्क टू स्टडी अबाउट ईच ऑफ देम वन बाय वन. We cannot study them one by one. We will categorize them into different groups. अब आप ही बताइए, अभी हमने इतना सारा वेराइटीज़ पढ़ा, तो क्या ये पॉसिबल है कि हम एक एक ऑर्गेनिज्म को उठाएं और उनके पूरे बॉडी के स्ट्रक्चर्स को पढ़ें, उनका हैबिटेट, उनका फूड हैबिट्स, उनके सेल ऑर्गेनाइजेशंस? पॉसिबल ही नहीं है। ऐसे में तो क्या होगा, हमारा लाइफ टाइम इनको पढ़ने में निकल जाएगा। तो फिर हम क्या करें, हम कैसे पढ़ें? हाउ कैन वी स्टडी अबाउट ईच ऑफ देम, वो भी डिटेल्स में? तो इसके लिए हम क्या करेंगे, कैटेगराइज करेंगे, यानी कि सारे ऑर्गेनिजम्स को अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड कर देंगे, और वी कैन से क्लासीफाई कर देंगे, ठीक है। और तब हम एक एक ग्रुप को स्टडी करेंगे, और एक ग्रुप का हम जब ओवरऑल कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे तो हम समझ जाएंगे कि इस ग्रुप के अंदर जितने भी ऑर्गेनिजम्स आएंगे उन सब का कैरेक्टरिस्टिक्स सेम होगा। तो इससे क्या होगी, हमारी स्टडी इजी हो जाएगी, क्योंकि जितना संख्या ऑर्गेनिजम्स का है, ग्रुप्स की संख्या तो कम ही होगी ना, है कि नहीं? ओके, अब क्वेश्चन है कि हम ग्रुपिंग करेंगे कैसे? सो we'll look for similarities and dissimilarities among the organisms. जितने भी organisms exist करते हैं, जिन भी हमारे रिकॉर्ड में हैं, हम उन सब के बीच में similarities और dissimilarities को पहचानेंगे, ओके? और उस बेसिस पे हम इसको कैटेगराइज करेंगे, ठीक है? सो द मोर फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स which makes difference among organisms form the basis of broad group. अब सवाल ये भी है कि कैरेक्टरिस्टिक्स तो बहुत सारे होंगे, सिमिलैरिटीज़ भी बहुत सारे होंगे, डिसिमिलैरिटीज़ भी बहुत सारे होंगे, तो हम कंसिडर किसको करेंगे? तो जो सबसे फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक होगा ना, जिसके वजह से दो ऑर्गेनिज्म के बीच में डिफरेंस क्लियरली नज़र आएगा, ठीक है, वो हमारा ब्रॉड ग्रुप बनेगा। जैसे कि ये हम कहें लिविंग ऑर्गेनिज्म है, इसका हम दो ब्रॉड ग्रुप्स बनाएंगे। पहला तो यहाँ पे जो ऑर्गेनिजम्स होंगे ये आपस में एक दूसरे से बहुत डिफरेंट होंगे, ठीक है। अब इसके अंडर में जब हम सब ग्रुप्स बनाएंगे तो ये जो ऑर्गेनिजम्स होंगे यहाँ और जो यहाँ होंगे, ये आपस में थोड़े कम डिफरेंट होंगे, ओके। फर्दर इसके और सब ग्रुप्स बनेंगे तो उनमें सिमिलैरिटीज़ ज़्यादा होगी, डिसिमिलैरिटीज़
कम होगी, ठीक है। Within these groups, smaller subgroups will be decided by less important characteristics. जैसा कि मैंने अभी कहा, सबसे पहले हम ले लेते हैं ऑर्गेनिजम्स, लिविंग ऑर्गेनिजम्स। इसका 2 ब्रॉड ग्रुप होगा या 3, जो भी हो, जितने भी ब्रॉड ग्रुप्स होंगे वो हम आगे पढ़ेंगे। इन ब्रॉड ग्रुप्स के बीच में डिसिमिलैरिटीज़ ज़्यादा होगा, लेकिन जब हम इस ब्रॉड ग्रुप्स को सब ग्रुप्स में डिवाइड करेंगे तो इन सब ग्रुप्स के बीच में डिसिमिलैरिटीज़ कम होगा। तो हम कह सकते हैं कि एज वी विल गो बिलो द सिमिलैरिटीज़ इंक्रीजेस एंड डिसिमिलैरिटीज़ डिक्रीजेस, ठीक है। और ये जो हमारा प्रोसेस है पूरा ऑर्गेनिजम्स को कैटेगराइज करने का, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? क्लासिफिकेशन। Okay, so the process of categorizing the living organisms into different groups is called classification. अब classification के बारे में हम अपनी अगली क्लास में पढ़ेंगे। आज के इस इंट्रोडक्शन चैप्टर में हमने क्या समझा कि इस पूरे चैप्टर में हमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ना है जो इस अर्थ पर एग्जिस्ट करते हैं, और उनको क्लासीफाई करना है डिफरेंट ग्रुप्स में, और फिर एक एक ग्रुप को हम अलग अलग करके समझेंगे कि कौन से ग्रुप का क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, ठीक है। टिल देन, थैंक यू एंड टेक केयर। इस चैप्टर का नोट्स आपको स्क्रीन पर दिए टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टिल देन, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।